कन्वीनर नियुक्त किया कि अगर कुछ पेटियां बदलनी होंगी तो यह काम कर देगा। उनके बारे में देश नहीं जानता। वो अपने समय पे उन सारी चीजों का वर्णन करके चले गए, लेकिन उनकी विरासत के लोग नहीं आए। लेकिन जो दूसरी विरासत के लोग थे उन्होंने उस पूरे डॉक्यूमेंट को ही गायब कर दिया है। लेकिन कभी कभी होता यह है कि कितना भी बड़ा चोर हो, डकैत हो, उसको लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन कुछ न कुछ गलती कर जाता है जिसमें वो चीज़ें मिल जाती हैं। उन्होंने जो किताब लिखी थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन ने छापी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन ने तो किताब को खत्म कर दिया, लेकिन उस किताब को कोई आदमी पढ़ते पढ़ते बाहर ले गया, उसने उसकी डिजिटलाइज कर दिया। जब ये चिल्लाया, मैं कई साल तक लगातार, कुछ 10-12 साल हो गए, तो हरियाणा से किसी साहब ने कहा कि जिस किताब को आप ढूंढ रहे हैं उसकी PDF कॉपी मेरे पास है। उस भले आदमी ने मुझे फ्री में PDF कॉपी दी, मैंने उसकी फोटो कॉपी कराई, तब जाकर के मैं अपनी बात को साबित करवाया। 15 प्रांतीय असेंबलियों के वोट डाले गए तो आचार्य JB कृपलानी को, गांधी जी के सबसे विश्वास पात्र थे, उनको कन्वीनर बनाया कि आपकी देखरेख में पेटियां खुलेंगी। और क्योंकि वो विश्वास पात्र हैं, वो मानते थे गांधी जी, तो शायद कुछ हेर फेर हो जाएगा। लेकिन आचार्य JB कृपलानी ने हेर फेर नहीं होने दिया। वोट खुले, 15 प्रांतीय असेंबलियों के वोट पड़े, और आज की नस्ल जानती है कि नोटा कोई चीज होती है। आज की नस्ल को अभी भी सुनने को मिला है जब से EVM आई है कि नोटा क्या है। हमारे पूर्वजों ने उस वक्त भी नोटा डाला था। 15 में से 1 वोट पट्टाभी सीतारमन को मिला, 2 वोट नोटा में गए, और बचे 12 वोट, 12 के 12 वोट उन कांग्रेसियों ने पटेल को दिए, नेहरू को नहीं दिए। अब आप मुझसे पूछिए कि उस समय के कांग्रेसी सोचिए कि कितने बसे होंगे। वो जानते थे नेहरू को, ठीक है, गांधी जी के कहने में उन्होंने कैंडिडेट तो बना लिया, लेकिन गांधी जी के दबाव में उन्होंने अपनी चॉइस नहीं बदली। वो भी कांग्रेसी बहुत महान होंगे, लेकिन ताज्जुब देखिए, दुनिया के फ्रॉड की बात आज होती है, इलेक्शन कमीशन में सुबह से शाम तक खड़े हो जाते हैं, देखिए साहब ये गड़बड़ी हुई है, वोट में गड़बड़ी हुई है। अरे जिस देश की जड़ में मट्ठा उसी दिन डाला गया कि जिस आदमी को एक भी वोट नहीं मिला वो अध्यक्ष बना, और 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड वॉविल ने उसे भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई, और पटेल जिनको 12 वोट मिले वो बाहर। तो आज अगर लोग कहते हैं EVM हैक कर ली, तो कौन सी बात है, इस देश की आजादी से पहले ही EVM गांधी जी ने हैक कर ली थी। तो इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। इसमें इतना भावुक होने की क्या आवश्यकता है कि गांधी जी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे जो नहीं कहना चाहिए अब तो वो भी आ रहा है। वो चिट्ठियां भी जो इंग्लैंड ने सार्वजनिक की है ना, गांधी जी की प्यारी चिट्ठियां जो अपने बिलवडों को लिख रहे थे, उन चिट्ठियों के सार्वजनिक होते ही दिल्ली की सरकार उस वक्त कपकपा गई थी, और चिट्ठियों को खरीदा इसलिए कि कहीं ये सार्वजनिक हो गई तो ये जो पिताजी हैं पिताजी नहीं रहेंगे। फिर सारी चिट्ठियां करोड़ों में खरीदी गई कि ये सार्वजनिक ना हो जाए भारत सरकार ने। तो गांधी जी को आप एक हमारी सभ्यता में एक बुजुर्ग के नाते सम्मान कीजिए, लेकिन जो उन्होंने उस दौर में झूठ बोला, गलत किया, उसकी निंदा भी पूरी ताकत से होनी चाहिए। और कमाल आपको बताया कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया है, और यह कमाल की आजादी थी। जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य का लास्ट वॉइसरॉय था, हु वाज द लास्ट वॉइसरॉय ब्रिटिश इंडिया? जोर से बोलिए भाई, आप तो इतनी दूर नहीं, अब तो यहां पे दिल्ली वाला नहीं सुनेगा आपकी बात। लॉर्ड माउंटबेटन। मुझे आजादी की परिभाषा बताइए कि जिस ब्रिटिश साम्राज्य का वो लास्ट वॉइसरॉय था, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, 15 अगस्त 1947 को चचा ने कबूतर उड़ाए, आजादी हो गई, और उस आजादी के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का लास्ट वॉइसरॉय ही बिकम ए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कहीं देखिए ऐसी आजादी। कल तक वो भारत, गुलाम भारत का लास्ट वॉइसरॉय था, और 15 अगस्त 47 को आजाद भारत का कोई गवर्नर जनरल मिला ही नहीं इतना काबिल भारत के अंदर। और तो और कहानी क्या है कि वो जो मंत्रिमंडल गठन हुआ,
उस मंत्रिमंडल की कॉपी, जैसे आप ही मंत्रिमंडल बनाते हैं तो फिर राष्ट्रपति के पास कॉपी जाती है उसकी सहमति के लिए। एक परंपरा है कि राष्ट्रपति उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते और साइन कर देते हैं, तब फिर आप शपथ ग्रहण समारोह करते हैं। वो जो मंत्रिमंडल बना उसके लिए पूरे के पूरे मंत्रिमंडल की कॉपी यहां से क्लेमेंट एटली के पास गई। उनकी स्वीकृति के बाद हमारी मंत्रिमंडल बना और चचा ने हमारे शपथ ले ली और भारत आजाद हो गया और चारों तरफ वंदे मातरम और कबूतर तोता बिल्ली सब चलने लगे हमारे यहां। और 28 अप्रैल 1948 ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली की जो कैबिनेट मीटिंग है उसका नोट बता रहा हूं। मैंने अपने फेसबुक पेज पे उसको सार्वजनिक किया क्योंकि मुझे मालूम है कि सच बोलने के लिए 2-3 पद होने चाहिए। वो मेरे पास कोई पद नहीं है, इसलिए हो सकता है आप कहें कि ये आदमी ऐसे ही बोल रहा होगा। 28 अप्रैल 1948 को हमारे फूल वाले चचा एक चिट्ठी लिख रहे हैं। वो चिट्ठी में एड्रेस किया गया है ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को, और वो लिख रहे हैं कि महामहिम, मैं आपसे अनुरोध करता हूं और आपका अनुमोदन चाहता हूं कि लॉर्ड लुईस माउंटबेटन साहब का ट्रांसफर आपके द्वारा बर्मा कर दिया गया है। मैं चाहता हूं बंगाल के गवर्नर सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भारत का गवर्नर जनरल बनाने की अनुमति दी जाए। ये 28 अप्रैल 1948 की चिट्ठी है। हम आजाद हो गए थे 15 अगस्त को। सार्वजनिक है, आप वहां से चले हैं भाई। आप ऐसा नहीं कहते कि आप सडनली 15 अगस्त के बाद आप हो गए थे। वही कुकर्म आज भी हो रहा है, उतने ही झूठ आज भी चल रहा है, लगातार चल रहा है। लेकिन हम रुक के नहीं पूछना चाहते भाई कि जरा बता तो दो भाई, ठीक है आप अच्छे हैं, ये हैं वो, जरा इसके बारे में बताओ तो भाई हम भी तो जाने। तो आपकी इस देश की तथाकथित स्वतंत्रता से लेकर के अभी तक ऐसे ऐसे कानून हैं, आपको ताज्जुब होगा कि भारत के संविधान में एक धारा थी 333। आपने ट्रिपल तलाक तो बहुत सुना, लेकिन 333 कभी सुनी आपने? हाँ या ना बताइए? नहीं सुनी ना। अंग्रेज यहां से गए, जब वो जाने लगे और संविधान बन रहा था, दावा तो यह किया जाता है कि संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, 50 में लागू हो गया और संविधान में यह हुआ, इतनी बैठक, इतने सब कुछ चलता है। लेकिन सोचिए कि उस समय क्या स्थिति रही होगी कि जब ये सब कुछ हो गया और वो चले गए तो 333 नाम की एक धारा संविधान में जोड़ी गई और ये देश नहीं जानता। इसलिए मैंने कहा कि 14 में आपको लगता हो, देखिए हम आउटसाइडर आदमी हैं, गुजरात आपका है और वो भी आप ही का है, लेकिन हम उस पर सवाल हम दूसरे तरीके से खड़ा करते हैं और आप भावुक होकर कहते हैं। आप भावुकता आपकी जुड़ी हुई है उसके साथ में, क्योंकि अपना है, वो भी काठियावाड़ी का है और वही खाना खाता है, खाकड़ा फाफड़ा जो आप कहते हो। हम जब उसका नाम लेते हैं खाकड़ा फाफड़ा तो हमको ऐसा लगता है ये F-16 जैसी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन मैं न कभी मिला, न कोई जीवन में ऐसी तमन्ना। मेरा थंब रूल ये है कि कौन है वो, उसकी जाति क्या है, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, अगर उसने हजारों हजारों साल के बाद आपके सामने सच बोलने की हिम्मत की है तो फिर उससे बड़ा कोई महान नहीं है। मेरे थंब रूल में यह आता है। इसलिए लोगों को लगता होगा मुझे ये चाहिए, मैंने कभी सार्वजनिक मंचों से कहा, आप सोचो कि 333 नाम की एक धारा संविधान में चल रही थी। बड़े बड़े हमारे यहां संविधान पर डिबेट करने वालों ने कभी इस पर चर्चा नहीं की कि भाई इस धारा में क्या बीमारी थी। 11 साल पहले नासिक के एक बहुत बड़ी सभा थी नासिक में, वहां मदन साहब ने कराई। वहां मैंने उस धारा के बारे में पहली बार बात की। मैं मंच से उतरा तो सारे लोगों ने मुझसे पूछा ऐसी तो कोई धारा हमने देखी नहीं। मैंने कहा संविधान खोला है? नहीं देखा। खोला। लोगों को लगता है कि जब हमें कोई बताए हम कुछ खुद नहीं करेंगे। सब लोग शौक थे कि ये कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा भाई संविधान के पन्ने पे जाके लिखा हुआ है, वहां देखो। यकीन ही नहीं आया पहले,
फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसके बारे में हर बार बोलूंगा। बोलता रहा मैं 11 साल पहले से। वो धारा क्या थी ये समझिए। जब अंग्रेज यहां से जा रहे थे तो जो ऊपर की क्लास वाले अंग्रेज थे वो तो सब चले गए थे। जो मिडिल रैंकिंग हमारे यहाँ के अंग्रेज थे वो बहुत सारे यहीं रह गए, और उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादियां भी की, कुछ के लिव इन रिलेशन भी थे, और वो यहीं रह गए। अब यहां रह गए तो उन महिलाओं, जो भारतीय महिला और अंग्रेज पुरुष से जो संतानें उत्पन्न हुई, उनका क्या करें। तो जाते जाते वो इंतजाम करके गए कि भारत के संविधान में 333 नाम की एक धारा है, उस धारा के तहत ये जो एक अंग्रेज पुरुष और भारतीय महिला से उत्पन्न होने वाली संतान है, इसे हम एंग्लो इंडियन कहेंगे। एक नया निकाला, और उस एंग्लो इंडियन संतान उनकी यहां भारत में रहेगी। तो अब वो जा रहे थे, तो जाते जाते उन एंग्लो इंडियन जो संतान दो सभ्यताओं से मिलकर पैदा हुई थी, उनका क्या करा जाए। तो ये किया गया कि भाई इन संतानों की गिनती भारत में कम है, लेकिन क्योंकि गोरे लोगों की संतानें हैं और काली मां से हैं, तो भाई इनका कुछ न कुछ तो उन्हें मिलना चाहिए। तो धारा 333 ने यह कहा कि भाई इनकी गिनती बहुत कम है, तो भारत के संसद में इनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, इसके लिए क्या करें। तो हमारे संविधान के अंदर ये 333 धारा ला करके कहा गया कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 एमपीओ को भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा, ताकि उनके हकों की बात पार्लियामेंट में उठाई जा सके। और फिर हम बीमार हिंदुस्तानियों ने उसको हर देश, हर राज्य की असेंबली में जोड़ दिया।